जी अस्सलाम वालेकुम। ये पार्टिसिपेंट्स कम कैसे हो गए? जस्ट 28 पार्टिसिपेंट्स। डू यू नीड सम ब्रेक आफ्टर द मैम वो अभी क्लास खत्म हुई है ना लास्ट वाली, इस वजह से वो भी ज्वाइन नहीं किया। तो शैल वी वेट फॉर 5 मिनट्स? तू कर ले। ओके सर, ओके मैम। फैजान, व्हाट डू यू थिंक, स्टार्ट करें या 5 मिनट इंतजार करें? मैम 2-3 मिनट इंतजार कर लें। चलिए, थैंक यू। The number is increasing gradually. People are coming back. So let's start today's class. And as you must be knowing that we have started the topic of inflammation. And in the last 2 lectures, we discussed the vascular and the cellular events of acute inflammation. So today we are going to discuss morphologic patterns of acute inflammation. Morphology क्या होता है? Faizan, what is मैम morphology? स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्ट्रक्चर जो appearance होती है ना, morphology कि appearance क्या है किसी भी चीज की, ठीक है? तो that is morphology. तो हमने क्या क्या पढ़ा acute inflammation में? क्या होता है? vascular dilatation होती है, increased vascular permeability होती है, and this leads to leakage of fluid from the vessels into the extravascular space or the interstitium. यही हो रहा होता है ना। और फिर हमने देखा कि बेसिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स का रोल है, और वो रोल करते हुए एंड देन उनकी एडहेशन होती है फिर एंडोथेलियम के साथ, देन डायबिटीज होती है, फिर कीमोटैक्सिस होती है, अल्टीमेटली दे रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। वहां पे जो सबसे बड़ा पार्ट प्ले करते हैं दैट इज फेगोसाइटोसिस एंड किलिंग ऑफ द इनसाइटिंग स्टिमुलस। ठीक है। अच्छा, अब हमने अगेन ऑन द वेरी फर्स्ट स्लाइड आई हैव शोन 2 इमेजेस। जो ऊपर वाला इमेज है, इसी कर्सर, यस, जिसके वो मेरा कर्सर है, क्या नजर आ रहा है? ये क्या लग रहा है? काफी कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज मिना है। मैम पस प्रोसेस है। पस एक्यूमुलेट हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ मेरा ख्याल है कि इस लेक्चर की जरूरत ही नहीं है। यू पीपल नो बिफोर दैट कि देखो ये सारी ये पस की कलेक्शन है, एब्सेसिस पस की कलेक्शन है, ठीक है ना। और यहाँ नीचे वाले इमेज में हमें क्या नजर आ रहा है? उसवा फैजान, क्या नजर आ रहा है? रेड पस्ट्यूल्स है। साथ में पस भी है। अच्छा, ये फैजान आप कह रहे हैं। मिनाहिल, आपका क्या ख्याल है इस इमेज में? ये क्या बना हुआ है? ये क्या है? मैम वही लग रहा है। मैम बर्निंग इंजरी है। अहमद क्या बता रहे हैं? पस्ट्यूल्स। अच्छा, मैम बर्निंग इंजरी लग रही है कोई। वेरी गुड, बर्निंग इंजरी हुई है, लेकिन इसमें बना क्या हुआ है? ये वेसिकल्स बने हुए, बुल्ली बने हुए, ठीक है। एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पे ये लग रहा है कि गर्म पानी गिरा है, जिसकी वजह से मल्टीपल बुल्ली बन गए हैं। सो अब यहाँ हमें अगर इंजरी हुई है, बर्न इंजरी हुई है, तो उसमें ये वाला पैटर्न आ रहा है कि वेसिकल्स बने हुए हैं, और ये जो है यहाँ पे हमें पस पड़ी भी नजर आ रही है। तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। फिर हम देखते हैं कि कहाँ कैसा कैसा रिएक्शन हमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मिलता है, ठीक है जी। सो the morphologic hallmark of acute inflammatory reactions are dilation of small blood vessels and accumulation of leukocytes and fluid in the extravascular tissue. इसमें कोई शक शुबा नो नहीं, इसलिए कि पिछले No, 2 ma'am. लेक्चर्स में हमने यही तो पढ़ा, ठीक है ना। However, special morphologic patterns are often superimposed on these general features depending on the severity of the reaction.
its specific cause and the particular tissue and site involved. ठीक है, कुछ specific patterns of acute inflammation हैं, वो हमें मिलते हैं, लेकिन वो depend किस चीज पे करते हैं? Severity of the reaction, its specific cause, the particular tissue and the site. ठीक है? Any confusion? No, ma'am. सबसे पहले हम देखेंगे serous inflammation. It is marked by the exudation of cell to poor fluid into spaces created by cell injury or into body cavities lined by the peritoneum, pleura or pericardium. ठीक है? The fluid in serous inflammation does not contain microbes or large number of leukocytes. In body cavities, the fluid may be derived from the plasma or from the secretions of mesothelial cells. Accumulation of fluid in these activities in these cavities is called an effusion. आपने effusion का लफ्ज़ पहले कभी सुना होगा? अहमद, आपने effusion का लफ्ज़ कभी पहले सुना है? No, ma'am. Pleural effusion कहते हैं ना, जिसको pleural effusion थी, उसकी breathing impaired थी, है ना? तो हम सीरियस इन्फ्लेमेशन में बेसिकली क्या है? सेल पुअर फ्लूइड जो है ना, वो बॉडी कैविटीज में या टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो, ठीक है, और उसके अंदर कोई माइक्रोब बहुत ज्यादा या लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स नहीं होते, और जो बॉडी कैविटीज में फ्लूइड होगा वो प्लाज्मा से भी डिराइव हो सकता है, फ्रॉम द सिक्रीशंस ऑफ मेसोथेलियल सेल्स भी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड कर सकते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है। लेफ्ट साइड पे क्या है? अगेन अ बुलस, ठीक है, जो हमने कहा था कि बर्न इंजरी है उसमें बुल्ली बन गए हैं, दिस इज सीरियस इन्फ्लेमेशन। और अगर आपके कभी खुदा न खास्ता बुल्ला बना हो, बर्न होने के बाद आप उसको रप्चर करें, बिल्कुल थिन वाटरी सा फ्लूइड उसके नीचे से निकलता है, अंदर से निकलता है, ठीक है। अब इसको अगर हम इसका माइक्रोस्कोपी देखें तो दिस इज स्किन, और स्किन में नॉर्मली जो एपिडर्मिस है इट लाइज ऑन द डर्मिस, बट हियर जहाँ पे डैमेज हुआ है वहां पे आप देखिए कि एपिडर्मिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द डर्मिस बाय फ्लूइड, और उसके अंदर कुछ इक्का दुक्का सेल्स हैं। मैम ये स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, नहीं, स्लाइड्स बहुत ब्लरी हैं। ब्लरी है स्लाइड उसकी I'm blurry not है। readable. यस जी। मैम, प्रॉपरली हम देख नहीं सकते ना ये वाली पिक्चर को भी, ये जो हिस्टोलॉजिकल जो पिक्चर स्लाइड है। इसकी अगर हम लाइट थोड़ी कम कर दें, ओके आई ट्राई कि आपका बेहतर हो जाए कुछ। अब आ रही है नजर? हमने सही है। नो मैम, नो मैम, मैम ब्लर है। हाँ ब्लर्ड क्यों है भाई? Blur मैंने है। तो लाइट भी कम कर दी है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, इसका एक और हल निकालते हैं, डोंट वरी। जो राइट साइड वाली पिक्चर है ना, जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ये मैंने आपकी बुक से ली हुई है। अब कुछ आया बेहतर? नो मैम, नो वैसे ही है। मैम सेम ही है। अच्छा चलो अब यूं करते हैं कि हमने अपनी तरफ से करके देख लिया है, शायद आप लोगों की तरफ नेट पे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अभी तक हमने देखा है लेफ्ट साइड पे, अगर आप अपनी वीडियो स्विच ऑफ करेंगी तो बेहतर हो जाएगी। अच्छा वीडियो स्विच ऑफ करके देख लेते हैं। हाँ जी अब हो गई है। नो मैम, नो मैम स्क्रीन दोबारा शेयर करें ऑफ करके। जी जनाब, एनी इम्प्रूवमेंट? यस यस मैम। मैम, यस यस मैम। यस मैम। चलो अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे? हिस्टोलॉजी का पिक्चर देखने लगे थे। Serious inflammation.
सीरियस इन्फ्लेमेशन में हमने क्या देखा कि it is marked by the exudation of cell poor fluid into spaces created by cell injury or into body cavities lined by the peritoneum, pleura or pericardium. The fluid in serious inflammation does not contain microbes or large number of leukocytes. In body cavities, the fluid may be derived from the plasma or from the secretions of the mesothelial cells. Accumulation of fluid in these cavities is called an effusion. So this is the picture that we are going to discuss. Left side पे आपको एक बुल्ला नजर आ रहा है. ये तो हमारी ग्रॉस अपीयरेंस हो गई और उसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस हम देखें तो this is the section of the area where the bulla is formed. Normally the epidermis lies on the dermis, isn't it? Yes, ma'am. इसका होता है ना. But here in affected area you see that epidermis is separated from the dermis by this clear area. This is the area where the fluid has been accumulated, and you can see there are small number of cells in it as well. ठीक है, तो बस ये इतना सा डैमेज होता है कि thin serous fluid accumulates within the skin below epidermis and between the epidermis and dermis, और ये वक्त के साथ साथ रिजॉल्व हो जाता है. और अगर आपने पंक्चर कर दिया है तो वो थोड़ा सा नीचे आपको डिन्यूटेड सी सरफेस मिलेगी और दैट हील्स with the passage of time. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Another type is fibrinous inflammation. A fibrinous exudate develops when the vascular leaks are large enough or there is a local procoagulant stimulus. हमने ये बात की थी कि acute inflammation में fluid seep इसलिए करता है कि the inter and endothelial gaps जो है they are widened by the retraction or contraction of the endothelial cells or by the damage to endothelial cells. उसकी वजह से जो है interendothelial gaps are widened and they allow the passage of protein rich fluid and cells into the extravascular space. A fibrinous exudate develops when the vascular leaks are large enough. अब इतने large हैं कि वो fibrinogen जैसे molecule को भी बाहर जाने दे रहे, ठीक है? और there is a local procoagulant stimulus. Local procoagulant stimulus क्या हो सकता है? Procoagulant stimulus. Any idea? Minahil, Ahmad. Local procoagulant stimulus हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई कार्सिनोमा है और आपको पता है कि जो ट्यूमर्स हैं या न्यूप्लेजिया है ये प्रोकोएगुलेंट स्टेट क्रिएट करते हैं, ठीक है. समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट करते हैं विद थ्रोम्बोसिस और उसके वर्कअप में पता चलता है कि ही और शी हैज अंडरलाइंग सम मैलिग्नेंसी, ठीक है. तो मैलिग्नेंसीज जो होती हैं वो पूरी बॉडी में एक प्रोकोएगुलेंट या प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट क्रिएट करती हैं, तो उसकी वजह से भी फिब्रिनस एक्सुडेट बन सकता है. The characteristic of inflammation, it is characteristic of inflammation in the lining of body cavities such as meninges, pericardium and pleura. Histologically, fibrin appears as an eosinophilic meshwork of threads or sometimes as an amorphous coagulant. अब नीचे अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें, again I have taken these pictures from your book और आप जाकर उसको गौर से देखें. लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है ये चेस्ट कैविटी ओपन की है और यहाँ ये आपका हार्ट पड़ा हुआ है. आपको देखने में क्या लग रहा है? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस हार्ट? Fibrous deposition. फाइब्रस डेपोजिशन तो है, लेकिन आपको लग क्या रहा है? अपीयरेंस कैसी है उसकी? Grainy appearance. Rough. रफ सरफेस है. देखो नॉर्मली जो पेरिकार्डियम होता है दैट इज शाइनी, हाँ, ग्लिसनिंग, और वो स्मूथ होता है. बिकॉज आप देखो कि हम ये कैविटी बेसिकली क्या करती है, जब हमने पढ़ा भी था पेरिकार्डियल कैविटी का तो उसमें यही था कि ये फैसिलिटेट करती है, मतलब ये इसके अंदर लुब्रिकेंट होता है, फैसिलिटेट करती है हार्ट की बीटिंग को. कंटिन्यूअसली हार्ट ने बीट करना है तो उसको ऐसी सरफेस चाहिए होती है कि जिसपे वो जो शाइनी हो, ग्लिसनिंग हो, स्मूथ हो और उसकी बीटिंग को कोई मतलब फ्रिक्शन ना आए. लेकिन यहाँ पे आप देखो कि पेरिकार्डियम के ऊपर ये फिब्रिनस एक्सुडेट है जिसकी वजह से ये कितनी थिकन्ड, रफन्ड और ओपेक हुई. आप बताएं, डू यू एग्री विद मी? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, इसका अगर हम कट सेक्शन देखेंगे तो आप ये देखो कि ये पिंक अमॉर्फस, ये जो पिंक अमॉर्फस मटेरियल है ना, ये है पेरिकार्डियम.
लेकिन ये जो पिंक एमॉर्फस, डू यू सी द कर्सर, डू यू सी द पॉइंटर, Yes, नजर आ madam. रहा है? Yes. हाँ, तो ये जो Yes. पिंक नजर आ रहा है ना एमॉर्फस मटेरियल, दिस इज ऑल फाइब्रिनस डेपोजिशन, ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज है, इसको आप शायद फोर्थ ईयर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल मुझे मैंने कहा अभी भी आपको बता दूं, इस अपीयरेंस को ना कहते हैं ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस। और मतलब फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस के साथ ये लफ्ज बहुत जुड़ा हुआ है कि ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस। वो क्या होती है कि जैसे बटर लगाते हैं, अपोजिंग एजेस ऑफ ब्रेड के ऊपर आप बटर लगाते हो तो उनको जोड़ लिया, जब आप वो खोलोगे तो जिस तरह की अपीयरेंस बटर की होगी ना, उस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है जब इसके अंदर फिब्रिनस एक्सुडेट होता है। तो वो इट्स जस्ट लाइक के जो एक्सुडेट है दैट इज बटर, और ऊपर और नीचे की दोनों लेयर्स जो है ना पेरिकार्डियम की, वो आपका ब्रेड हो जाती है। तो इसको ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस कहते हैं। सो हमें अब तक ये पता चला है कि ये कैरेक्टरिस्टिकली ये लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मेनिंजेस, पेरिकार्डियम एंड प्लूरा। और हिस्टोलॉजिकली फाइब्रिन किस तरह अपीयर होती है, जैसे मैशवर्क ऑफ थ्रेड्स है या पिंक एमॉर्फस कोएगुलम, और ये हमें एमॉर्फस कोएगुलम नजर आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। एंड व्हाट अबाउट द Yes, क्वालिटी ma'am. ऑफ द पिक्चर्स? I'm still blurry. अच्छा, उसमें ये है कि ये आपका अपलोड हो जाएगा LMS पे, ठीक है। और ये अगेन ये मैंने ली हुई आपकी बुक से ही है, अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम लगे तो यू कैन रेफर टू योर बुक, ठीक है। ये मैंने वहीं से ली हुई, कहीं और से नहीं ली हुई है, कोई इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। Fibrinous exudates may be dissolved by fibrinolysis and cleared by macrophages. अगर थोड़ा थोड़ा फाइब्रिन डिपॉजिट हुआ है तो ये फाइब्रिनोलाइसिस हो सकती है और मैक्रोफेजेस को क्लियर अप कर सकते हैं। If the fibrin is not removed over time, it may stimulate the ingrowth of fibroblasts and blood vessels and thus lead to scarring. Conversion of the fibrinous exudate to scar tissue is known as organization. Within the pericardial sac leads to opaque fibrous thickening of the pericardium and epicardium in the area of exudation. And if the fibrosis is extensive, obliteration of the pericardial space. ठीक है कि फिब्रिनस एक्सुडेट इनिशियल स्टेजेस में तो ये हो सकता है कि फाइब्रिनोलाइसिस हो जाए और उनको अल्टीमेटली रिमूव कर दे मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोस करके जो पीसेस होंगे। but if it is not removed over time, it may stimulate the growth of fibroblasts and blood vessels और वहाँ पे scarring हो जाएगी। Conversion of fibrinous exudate to scar tissue within the pericardial sac leads to opaque fibrous thickening of the pericardium and epicardium in the region of exudation. And if the fibrosis is extensive, obliteration of the pericardial space. तो जो हमने तस्वीर देखी उसमें कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्या ख्याल है ना? कि थिकनिंग है और with obliteration of the pericardial space. So this is about fibrinous inflammation. Then is the purulent or suppurative inflammation. Purulent inflammation is characterized by the production of pus. Pus क्या? An exudate consisting of neutrophils, the liquefied debris of necrotic cells, and edema fluid. Purulent inflammation is characterized by the production of pus. और आपसे कोई भी पूछ सकता है कि what is pus? तो आपने कहना है exudate consisting of neutrophils, the liquefied debris of necrotic cells, and edema fluid. The most frequent cause of purulent inflammation is infection with bacteria that cause liquefactive tissue necrosis. For example, staphylococci. और इसीलिए इनको pyogenic bacteria भी कहा जाता है. The most frequent cause of purulent inflammation is infection with bacteria that cause liquefactive tissue necrosis. For example, staphylococci, and they are called pyogenic bacteria for the same reason. अच्छा, अब फिर इस तस्वीर के ऊपर आ जाते हैं। इसमें जो लेफ्ट वाली है, इसमें अगर आप देखो तो जैसे हमने सबसे पहली तस्वीर देखी थी, उसमें पस की कलेक्शन थी, उसमें एब्सेसेस थी। ये दिस इज अ केस ऑफ ब्रोंकोपनिमोनिया एंड हियर यू कैन फाइंड मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ पस। एरो भी लगे हुए हैं, ये एरो भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये पस एक्यूमुलेट हुई है, ठीक है। और अगर कट सेक्शन देखें तो यहाँ पे जो abscess site is characterized by the collection of necrotic tissue and neutrophils, and it is surrounded by dilated vessels. ये देखो, ये जो red है, ये dilated vessels है. They are just surrounding this area of dead tissue and neutrophils. This is abscess.
Clear? Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Now, abscesses. ये तो हमसे कितनी दफा फील किया, कितनी दफा हमने एक्सपीरियंस किया इसको, स्किन के ऊपर हो रही होती है. हाँ, abscess is a localized collection of pus caused by separation buried in a tissue, an organ, or a confined space. This occurs due to seeding of pyogenic bacteria into a tissue. Abscesses have a central liquefied region composed of necrotic leukocytes and tissue cells. इसीलिए कभी कहते हैं ना कि अच्छा इस तरह का एब्सेस बनाओ तो जब तक अंदर से ये पस निकल नहीं जाएगी तब तक ये हील नहीं होगा. होता है ना ये. There is usually a zone of preserved neutrophils around this necrotic focus, and outside this region there may be vascular dilatation and parenchymal and fibroblastic proliferation, indicating chronic inflammation and repair. ठीक है. अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, chronic inflammation repair, इस वक्त आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर से चली गई ये बात, लेकिन डोंट वरी, अभी हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन खत्म होगी तो हमने chronic inflammation पढ़ लेनी है, और उसमें यही बात है कि जो chronic inflammation में ना there is actually fibroblastic proliferation. हीलिंग जब हो रही होती है तो फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, तो इसीलिए chronic inflammation और रिपेयर साथ साथ चल रहे हैं. राइट. Abscesses क्या है? The localized collections of pus caused by separation buried in a tissue, an organ, or a confined space. This is due to seeding of pyogenic bacteria into the tissues. और क्या है इसका स्ट्रक्चर क्या है? They have a central liquefied region composed of necrotic leukocytes and tissue cells, and there is usually a zone of preserved neutrophils around this. यहाँ पे आप देखो एंड जो होगा ना वो रेड है. ठीक है, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही है. And outside this region, there may be vascular dilation and parenchymal and fibroblastic proliferation, indicating chronic inflammation and repair. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. अल्सर्स, ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम ये लफ्ज यूज करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? An ulcer is a local defect or excavation of the surface of an organ or tissue that is produced by sloughing of inflamed necrotic tissue. An ulcer is a local defect or excavation on the surface of an organ or tissue that is produced by sloughing of inflamed necrotic tissue. Ulceration can occur only when tissue necrosis as resultant inflammation exists on or near a surface. इस surface पे हो, ठीक है? It is most commonly seen in number 1, the mucosa of mouth, stomach, intestine, and genitourinary tract. कितनी दफा हम कहते हैं एफएस अल्सर्स बन गए हमारे, बनते हैं ना मुंह में कभी, या फलां के स्टमक में अल्सर है, फलां को ड्यूडिनल अल्सर है, फलां को गैस्ट्रिक अल्सर है, तो वो अल्सर्स बन जाते हैं. Secondly, the skin and subcutaneous tissue of the lower extremities in individuals with disorders that predispose to vascular insufficiency, such as diabetes, sickle cell anemia, and peripheral vascular disease. अब यहाँ जो मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है ना, इसको आप गौर से देखो, क्या क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चे? एक अल्सर है, ठीक है, मेलियोलस के ऊपर, और इसको अगर हम गौर से देखें तो हमें यहाँ पे थोड़ा स्कार टिश्यू भी नजर आ रहा है, उससे हमें ये लग रहा है, और यहाँ पे देखिए डार्क कलर हुआ हुआ साइडों पे, उससे हमें ये लग रहा है कि क्रॉनिक है ना, लेकिन जो दरमियान में एरिया देखो वो रेडेड है और वो एक्टिव है, तो ये एक्यूट और क्रॉनिक हो जाती है. जो अल्सर्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली इन द लोअर लिम्स, और ऐसी जब डायबिटिक्स में हो, सिकल सेल में हो, या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, दे आर वेरी स्टबर्न, they are very stubborn, they heal very slowly if they do at all. ठीक है ना, तो उसमें ये होता है कि चूंकि लोअर लिम्ब में सर्कुलेशन उतना नहीं होता, अब फिर हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में या सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में मजीद उनकी वास्कुलर पैथोलॉजी होती है, तो उस वजह से इनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा होता. जो हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं कि वहां पर जी वेज़ोडाइलेशन होनी चाहिए, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वहां से प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है एक्सूड करे और जाके वहां से प्रोटीन सारी मिले उस एरिया को, अफेक्टेड एरिया को, और हीलिंग हो, तो वो इट डज नॉट हैपन. ठीक है, तो इस वजह से ये क्रॉनिक किस्म के अल्सर्स होते हैं. और अगर आप किसी पेशेंट को देखें कि जिसका आपको मेलियोलस के ऊपर या उसके आगे पीछे इस तरह के करंट और रेजिस्टेंट किस्म के अल्सर्स मिले, ऑलवेज लुक फॉर द कॉज. डायबिटीज को देखो,
सिकल सेल का तो नहीं है वो पेशेंट, उसको कोई पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज तो नहीं है, आपको देखना चाहिए। ठीक है, आजकल मेरे पास एक पेशेंट है, वो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया का पेशेंट है, और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया आपको पता है इट्स एन अनकंट्रोल्ड proliferation or production of platelets by the bone marrow। एक ये न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर है, ठीक है। उसको दवाई से तो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसके जो इतने प्लेटलेट्स होते थे मोर स्टिकी, ठीक है, उनका फंक्शनल डिफेक्ट भी साथ में आता है, तो उस बंदे के इस तरह का अल्सर बन गया। तो अब आमतौर पर ये अल्सर चूंकि जगह ऐसी होती है, दे गेट इन्फेक्टेड बाय सम बैक्टीरिया, तो इसके ट्रीटमेंट में यही होता है कि आप उसको एंटीबायोटिक दें, इस जगह को मॉइस्ट रखें, ठीक है, और मसाज साइडों पे करें ताकि ब्लड फ्लो वहां पे बेहतर हो, और उसके बाद दे डू गेट बेटर, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट अल्सर, कि अल्सर हमारा कहाँ बनेगा, ऑन और नियर सरफेस, सरफेस के ऊपर बनेगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्लफिंग ऑफ इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है जी। Ulcerations are best exemplified by peptic ulcer of the stomach or duodenum, in which acute and chronic inflammation coexist. During the acute stage, there is intense polymorphonuclear infiltrate and vascular dilation in the margins of the defect. Acute में क्या है? Polymorphonuclear. Polymorphonuclear कौन से cells होते हैं? Neutrophils. ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें कि हमने कहा था कि acute inflammation के cells हैं neutrophils। तो जहाँ पे ये लफ्ज आ गया polymorphonuclear, तो हम परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हमने वहां तो न्यूट्रोफिल पढ़े थे, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। न्यूट्रोफिल्स एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स आर द सेम, ठीक है। और वास्कुलर डायलेशन होगी और न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होगा। विद क्रॉनिसिटी द मार्जिन्स एंड बेस ऑफ द अल्सर डेवलप फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, स्कारिंग, एज वेल एज द एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। अल्सर्स का मैं आपको बता रही हूँ काफी ब्रीफली। आप लोग इंशाल्लाह फोर्थ ईयर में जब जीआईटी पढ़ेंगे तो देन you'll study duodenal ulcers and gastric ulcers in detail। लेकिन अभी हम बिल्कुल एक जनरल पैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं, हम इसको बिल्कुल एक जनरलाइज सी बात करें, ठीक है। Ulcerations are best exemplified by peptic ulcer of the stomach or duodenum, in which acute and chronic inflammation coexist. During the acute stage, there is intense polymorphonuclear infiltrate and vascular dilatation in the margins of the defect. With chronicity, the margins and base of the ulcer develop fibroblastic proliferation, scarring, as well as the accumulation of lymphocytes, macrophages and plasma cells। अब देखो, जो lymphocytes और macrophages, plasma cells, these are the cells of chronic inflammation. Neutrophils are the cells of acute inflammation, ठीक है ना। तो this is nothing difficult। Again, this image is taken from your book, और ये आपका gastric ulcer है और ये उसका कट सेक्शन है। इसमें आप लोग क्या लग क्या रहा है इसमें? हाँ जी, मीना है। एक्सट्रावेसेशन हुई भी है। देखो द कंटिन्यूटी जो तो ये इसका जो पॉइंटर है ना, ये थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, ये है। तो कंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकोजा इज डिसरप्टेड, ठीक है ना, इट इज डिसरप्टेड। तो यहाँ पे हमारा ये होल हुआ है, ठीक है। और ये आपके क्या है? लिम्फोइड एग्रीगेट्स व्हिच आर नॉर्मल इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा। उसके बाद यहाँ पे ब्रीच आ गई इनटू द कंटिन्यूटी, और यहाँ पे हमारी स्लफिंग ऑफ हो गई है। अब जो ये इसकी जो राउंडेड मार्जिन है ना, बेसिकली जो हीलिंग स्टार्ट होगी ना, वो यहाँ से मार्जिन से होके नीचे आएगी। लेकिन जब कभी क्रॉनिक हो जाता है ये अल्सर, तो इस तरह इसकी जो बेस है ना, ये वाली बेस, इसके ऊपर आपको फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स ये नजर आएंगे। अगर एक्यूट है तो आपको वास्कुलर डायलेशन नजर आएगी, और क्या नजर आएगा? वास्कुलर डायलेशन आएगी और न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे ना, न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे ना। देखो इसकी जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है उसमें कि there is disruption in the continuity of the epithelium and there a local excavation is produced। in acute cases हमें vascular dilatation मिलेगी, ये मार्जिन्स के ऊपर और बेस के ऊपर, और न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट मिलेगा। जबकि जब क्रॉनिक हो जाएगा तो यहाँ पे आपके फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे। एनी प्रॉब्लम बेटा? आर यू सेइंग समथिंग? और क्रॉनिक में यहाँ पे आपको फाइब्रोब्लास्ट नजर आएंगे, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। क्रॉनिसिटी से वो चीजें डेवलप हो जाएंगी। सो दिस इज समथिंग अबाउट अल्सर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स? चलिए अब मुझे बताइए, ऊपर वाली तस्वीर कौन सी वाली इंफॉर्मेशन है?
Serious. Periodic inflammation. सपोरेटिव है या पायोजेनिक है? ठीक है, सपोरेटिव और Pyogenic. पायोजेनिक। और ये कौन सी है? दिस इज लोअर वन Serious. सीरस है। दिस इज सीरस इन्फ्लेमेशन, दिस इज पायोजेनिक। ऊपर वाली पायोजेनिक है, नीचे वाली सीरस है। ठीक है, और हमने क्या बात की थी कि जो जो हॉलमार्क है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, वो डायलेशन स्मॉल वेसल्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फ्लूइड इन द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस। और उसके अबव दैट, ओवर एंड अबव दैट कुछ मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स है, वो हमने डिस्कस की हैं। सीरस में हमने देख लिया कि सेल पुअर एंड प्रोटीन पुअर फ्लूइड होता है व्हिच इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज। हमने उसको बुल्ला की एग्जांपल ली थी और हमने उसको माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देख लिया है। फाइब्रस एक्सुडेट का हमने बताया था कि उस वक्त होता है कि when the vascular leaks are large or there is local procoagulant stimulus और lining of body cavities meninges pericardium and pleura में होगा। और histologically the fibrin appears as eosinophilic meshwork of threads or sometimes as an amorphous coagula। मैम जी, 4 मई को हमारा पैथो का टेस्ट है, वो एलएमएस पे होगा? कौन सा वाला? कब? 4 मई को? जी, हाँ, जो आपका वो किस चीज का है भला? सेल इंजरी का? हाँ, एलएमएस के ऊपर होगा। मैम हमारा एलएमएस तो चलता नहीं है, वो फार्मा का टेस्ट हुआ था, वो भी क्रैश हो गया था। अच्छा, हम उसका ना टाइम ऐसा रख रहे हैं अभी तक जो बात हुई है कि उसमें बाकी एक्टिविटीज ना हो रही हो। जैसे इस वक्त एलएमएस तो ओवरवेल्म्ड है ना, हर हाँ, क्लास की इस वक्त क्लास हो क्लासेस रही है, तो हम उसको मैम, ऐसे टाइम में रखना चाह रहे हैं कि जिस वक्त एलएमएस की बाकी एक्टिविटीज ना हो रही हो, तो आप लोग अपना टेस्ट जो है ना वो कर सकते मैम हमारा मैम, फार्मा भी सैटरडे को हुआ था। अच्छा। सैटरडे मैम को उस टाइम भी कोई नहीं था, सिर्फ हमारी क्लास थी और तब भी क्रैश हुआ था। अच्छा, मैम वेबसाइट हैंडल ही नहीं कर सकती। हमारा मैम हमारे नेट जी। का प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट बहुत पुअर है। मैम हमने फोरेंसिक का जो टेस्ट दिया था वो हमने गूगल फॉर्म्स पे दिया था, तो वो उसके अंदर किसी बच्चे को कोई इशू नहीं आया था, सफिशिएंट टाइम था और किस पे दिया हर था? बच्चे फ्रेंजिक का को। बेटे कैसे दिया था? गूगल Google फॉर्म्स। Forms पे। गूगल फॉर्म्स पे। अच्छा, चलिए ये मैं कन्वे कर देती हूँ आपके बात, जो लोग असेसमेंट सेल में हैं मैं उनको कन्वे कर देती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह विल डिसाइड। आपका 4 मई को है ना अभी? जी चलो ठीक है, मैं वो कर देती हूँ। तो और मुझे बताइए। हाँ, कल भी अभी दूसरी क्लास का टेस्ट हुआ था, मतलब हमारे बाद भी उनका भी बहुत बुरा क्रैश हुआ था, फिर उनका तो कैंसिल ही हो गया था। सर बुरहान ने किया था कैंसिल। अच्छा अच्छा, चले मैं ये कन्वे कर देती हूँ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टुडेज क्लास? मैम इट वाज No, सिंपल, ma'am. इट वाज सिंपल, ठीक है ना। तो बहरहाल आप इसको देख लो, पढ़ लो, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे। कल इंशाल्लाह विल अगेन मीट एट 10:10 and we'll start the chemical mediators of acute inflammation, right? So thank you very much. Allah Hafiz. मैम जी